दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 जनवरी 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज सबसे पहले बिहार न्यूज़ में बात करते हैं कि बिहार में अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां आए दिन अपराधी बड़ी घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। अपराधी को पुलिस से डर नहीं रहा है, खुलेआम हत्या करके फरार हो जाते हैं। ताज़ा मामला बिहार के गोपालगंज जिले से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने मुखिया की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। थावे थाना क्षेत्र के धतीवना गांव में बेखौफ अपराधियों ने मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। नवनिर्वाचित मुखिया धतीवना पंचायत के 32 वर्षीय सुखल मुशहर बताए जा रहे हैं। चुनावी रंजिश में वारदात को अंजाम दिए जाने की बात सामने आई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में मैट्रिक इंटर की परीक्षा देने वाले छात्रों को कोरोना वैक्सीन लगाने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन अगर कोई छात्र वैक्सीन नहीं लगाता है तो फिर वे भी परीक्षा दे सकते हैं। यह खबर के अनुसार बिहार बोर्ड ने कहा है कि टीका नहीं लगाने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा में अलग से बैठाया जाएगा। इसके लिए अलग कमरे की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि अधिकारियों का मानना है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए परीक्षार्थियों का टीकाकरण परीक्षा से पहले कर लिया जाएगा। अगर आप भी इस बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर की परीक्षा देने वाले हैं तो फिर जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन लगवा ले। इसको लेकर बिहार बोर्ड ने सभी बच्चों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में पंचायतों, प्रखंडों और फिर पंचायत शिक्षकों का वेतन जारी कर दिया गया है। बहुत जल्द शिक्षकों के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि पटना शिक्षा विभाग ने नगर पंचायतों, प्रखंडों और फिर पंचायत के 66,104 नियोजित शिक्षकों के लिए पैसा जारी कर दिया है। दोस्तों एक आपको बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। खबर यह है कि शराबबंदी कानून में बदलाव होगा। जी हाँ, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं विस्तार से। तो बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार लगातार फजीहत झेल रहे हैं। शराबबंदी कानून की समीक्षा को लेकर एक तरफ जहां नीतीश कुमार के ऊपर राजनीतिक दबाव है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक ने जो टिप्पणी की है, जो बातें कही है, उसके बाद अब बिहार सरकार मौजूदा कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव तैयार कर रही है। नए प्रस्ताव के अनुसार शराब पीते पकड़े जाने पर पुलिस या फिर मद्य निषेध विभाग के अधिकारी ऑन द स्पॉट फैसला लेकर छोड़ सकेंगे। लेकिन अगर दोबारा शराब पीकर पकड़े जाने पर उनको जेल भेजने का भी प्रस्ताव लाया गया है। शराब से जुड़े सामान्य मामलों में राहत देने पर विचार चल रहा है। इतना ही नहीं, सरकार संशोधन के प्रस्ताव को भी तैयार कर रही है। उसमें यह नियम भी हो सकता है कि शराब के धंधे में पकड़ी गई गाड़ियों को पेनल्टी देकर छोड़ दिया जाए। उधर शराब से संबंधित मामलों में जल्द निपटारे के लिए जिलों में न्यायालय की संख्या बढ़ाने की भी व्यवस्था की जा सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना, भागलपुर, मुंगेर सहित बिहार के सभी जिलों के लोग ऑनलाइन के द्वारा अपने ज़मीन का खतियान निकाल सकते हैं और ज़मीन की सारी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि खतियान किसे कहते हैं। तो खतियान उस दस्तावेज को कहते हैं जिसमें मौजे का पूरा वर्णन के साथ साथ ज़मीन रैयत का नाम, पिता का नाम, रकबा, प्लॉट नंबर, मौजे का नाम, परगना, तौजी नंबर, जिला का नाम एवं सरकार का नाम तथा पूरा पता लिखा होता है। तो अब बात करते हैं कि आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि खतियान को आप कैसे निकाल सकते हैं ऑनलाइन के द्वारा। तो पटना, भागलपुर, मुंगेर सहित बिहार के सभी जिले के लोग बिहार सरकार की वेबसाइट पर जाकर के आप इसको निकाल सकते हैं। जमीन का खतियान निकालने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में केडीवी लाइव का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया गया है। उस वेबसाइट पर जाकर के आप वहां से जमीन का खतियान निकाल सकते हैं। वहां पर लिंक दिया गया है जमीन से संबंधित वेबसाइट का। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। इसके बावजूद भी लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं और शराब पार्टी करते देखे जा रहे हैं। ताज़ा मामला बिहार के सुपौल जिले का है, जहां पंजाब नेशनल बैंक में शराब पार्टी करते बैंक मैनेजर सहित बैंक के 3 कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जब मेडिकल टेस्ट कराया गया तब शराब पीने की पुष्टि हुई है। सुपौल में पंजाब नेशनल बैंक के पिपरा खुर्द ब्रांच में मैनेजर सहित अन्य 3 स्टाफ को पुलिस ने शराब पीते गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, क्लर्क और रिलेशनशिप मैनेजर शामिल है। बैंक परिसर में अंदर शराब की पार्टी चल रही थी, जिसकी सूचना पुलिस को मिली। फिर क्या था, सुपौल सदर पुलिस ने छापेमारी की और फिर विदेशी शराब की बोतल के साथ सभी लोगों को गिरफ्तार किया है।
दोस्तों बात करते हैं कि कटिहार जिला के कोरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 8 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ एक युवक ने दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया है। आरोपी ने बहला फुसलाकर घर के पास ही खेल रही मासूम को अपना हवस का शिकार बनाया है। इस वारदात के बाद बच्ची की हालत गंभीर हो गई है। वहीं स्थानीय लोगों को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने तत्काल आरोपी को धर दबोचा। जहां मौके पर पुलिस को तत्काल सूचना दी गई। आक्रोशित लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया है। इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। बेसुध हुई बच्ची के परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। यहां वे डॉक्टरों से मिन्नत कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मेरी बिटिया को ठीक कर दें। जब पुलिस कार्रवाई जारी है, पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर थाने पहुंची है। फिलहाल पुलिस की ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। उधर डॉक्टर बच्ची का इलाज कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि 5 राज्यों में चुनावी सरगर्मी पूरे शबाब पर है। तमाम सियासी दल जनता को लुभाने के लिए अलग अलग दाव पेच आजमा रहे हैं। यूपी में भी जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे तमाम दल अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रहे हैं। इसी कड़ी में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा से अपनी पहली हिंदू उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। आपको बता दो कि उन्होंने पंडित मनमोहन झा गामा को उम्मीदवार बनाया है। तो चलिए जानते हैं, बात करते हैं कि आखिर ये पंडित मनमोहन झा गामा है कौन। आपको बता दूं कि AIMIM से चुनाव का टिकट पाने वाले मनमोहन झा गामा बिहार के रहने वाले हैं। मनमोहन झा गामा ने सिर्फ 10वीं क्लास तक ही पढ़ाई की है। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने की वजह से मनमोहन ने शुरुआत से ही काफी संघर्ष किया है। परिवार की आर्थिक हालात ठीक नहीं होने की वजह से वे काम की तलाश में बिहार से दिल्ली चले गए, दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद मनमोहन झा गामा ने राजनीति में कदम रखा और अपनी पहचान बनाने के लिए एक लंबा सफर तय किया, जिसके बाद वे गाजियाबाद और साहिबाबाद क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने में कामयाब रहे। आपको बता दूं कि मनमोहन गामा AIMIM से पहले अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी में जिला उपाध्यक्ष और साहिबाबाद विधानसभा के प्रभारी भी रह चुके हैं। उम्मीदवार घोषित होने के बाद मनमोहन झा गामा ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी संविधान पर विश्वास करते हैं। उनके बारे में गलत कहा जाता है कि वे मुस्लिम पार्टी के नेता हैं। मुझ जैसे एक ब्राह्मण हिंदू को अपना उम्मीदवार बनाया है। साई बाबा विधानसभा क्षेत्र में एक मुस्लिम मुझे वोट करेगा, एक पूर्वांचली मुझे वोट करेगा और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों और फिर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को हराने का काम करेगा। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दमदार भाषणों के लिए जाने जाते हैं। इस तरह के एक दमदार संबोधन के दौरान उनकी फजीयत हो गई है। कल शाम विश्व आर्थिक मंच को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया। जब फिर क्या था, PM मोदी दाएं बाएं देखने लगे, उन्हें अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ गया। ये पूरा वाकया वीडियो में कैद हो गया है, आप भी वीडियो देख सकते हैं। राहुल गांधी ने इस पर तंज भी कसा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि इतना झूठ टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं झेल पाया। आपको बता कि विश्व आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए PM मोदी कोरोना पर बोल रहे थे। वे कह रहे थे कि भारतीयों ने कोरोना के खिलाफ अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ी है। वे कह रहे थे कि भारतीयों की इच्छा शक्ति मजबूत है। इस दौरान टेलीप्रॉम्प्टर में कुछ खराबी आ गई और वह बंद हो गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण देना भी बंद कर दिया। वे भ्रमित और थोड़े गुस्से वाले इशारों के साथ स्क्रीन के दाईं ओर देखने लगे। फिर निराश होकर के उन्होंने हाथ उठाया और अंत में अपने कानों में हेडफोन लगा लिया और पूछने लगा कि क्या उसने भाषण को दर्शक सुन सकते हैं। इस दौरान PM मोदी के टेलीकास्ट को बंद कर दिया गया। PM मोदी के समर्थक उनके भाषणों की खूब तारीफ करते हैं, लेकिन ये कम ही लोग जानते हैं कि PM मोदी की दमदार भाषण के लिए टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, तो आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये टेलीप्रॉम्प्टर है क्या। तो चलिए जरा इसके बारे में बात करते हैं। तो टेलीप्रॉम्प्टर टीवी की दुनिया में प्रचलित है। न्यूज बुलेटिन पढ़ने के लिए न्यूज एंकर टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं। जो कुछ भी टेलीप्रॉम्प्टर में लिखा होता है उसे एंकर पढ़ते हैं, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं। हम भी टेलीप्रॉम्प्टर में ही पढ़ते हैं। जी आप जैसे कि अपने मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं, हम भी आपको टेलीप्रॉम्प्टर में ही पढ़ करके सुनाते हैं और बताते हैं, और आप समझते हैं कि हम बिना देखे हुए पढ़ लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न्यूज़ बुलेटिन पढ़ने के लिए न्यूज़ एंकर टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं। जो कुछ भी टेलीप्रॉम्प्टर में लिखा होता है उसे एंकर पढ़ते हैं। जो न्यूज़ रूम में बैठे होते हैं वे पढ़ते हैं, और आपको लगता है कि एंकर कितना तेज तर्रार है। ठीक उसी तरह PM मोदी भी उसी टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं जैसे हम KDB लैब की टीम करते हैं। जब टेलीप्रॉम्प्टर किसी वजह से बंद हो जाता है तो फिर एंकर घबरा जाता है। यह ठीक वही PM मोदी के साथ भी विश्व आर्थिक मंच पर हुआ है। इस सदी को एम्पावर करने वाली टेक्नोलॉजी इस बुक में है। हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस
क्लास सब ठीक से सुना रहा है? I hear you, Mr. President. और I'm in this. हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको? दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है, जिसे देखते हुए पटना, बक्सर, नालंदा, दरभंगा, सीमांचल, मिथिलांचल, मगध सहित सभी जिलों में चौकसी बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। यह साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करने को कहा गया है। खबर के अनुसार सोमवार को मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कोरोना को लेकर चर्चा की गई। साथ ही साथ सभी जिलों के अधिकारियों को सख्ती बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि बैठक में मुख्य सचिव ने किसी नए प्रतिबंधों को लागू करने का आदेश तो नहीं दिया है, लेकिन सभी जिलों के अधिकारियों को पहले से लागू प्रतिबंधों को पूरी सख्ती से लागू करने को कहा है, ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में असली ठंड का एहसास अब जाकर हो रहा है। जब पर्वतीय क्षेत्र से कनकनी लेकर आ रही उत्तर पछुआ हवा से बिहार के कई हिस्सों में कनकनी बढ़ी है। दिन में धूप निकलने के बावजूद भी लोगों को ठंड के सितम से राहत नहीं मिल पा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बिहार के पश्चिमी एवं दक्षिणी मध्य भाग के पटना समेत गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, शेखपुरा और जहानाबाद में कोल्ड डे की स्थिति बने रहने का अनुमान है। पटना का अधिकतम तापमान मंगलवार को सामान्य से 5 डिग्री गिरकर 17.2 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान भी 2 डिग्री गिरकर 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर उत्तर पश्चिमी हवा का प्रभाव बना है, जहां इसके कारण न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री गिरने का पूर्वानुमान है। जब बिहार का मौसम शुष्क होने के साथ कुछ स्थानों पर मध्यम एवं घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। जब मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो अगले 2 दिनों तक मौसम का मिजाज इसी प्रकार बना रहेगा। जब पटना के अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री की गिरावट होने के आसार हैं। वहीं 6.7 डिग्री सेल्सियस के साथ औरंगाबाद प्रदेश का ठंडा शहर रहा, जबकि 25.2 डिग्री सेल्सियस फारबिसगंज, अररिया का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। जब बिहार का औसतन न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच एवं 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। जहां वहीं बिहार के कुछ स्थानों पर हल्की और मध्यम स्तर पर कोहरा छाया रहा। दोस्तों बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री और बीजेपी नेता कमल पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईश्वर का अवतार बताया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी का जन्म कांग्रेस द्वारा किए गए अत्याचारों, भ्रष्टाचार और देश की संस्कृति के विनाश से बने निराशा के माहौल को खत्म करने के लिए भगवान के रूप में राम और भगवान कृष्ण की तरह हुआ है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी द्वारा पूरे किए गए कार्य जैसे भारत को विश्व गुरु बनने की राह पर ले जाना, देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना और लोक कल्याण सुनिश्चित करना सामान्य व्यक्ति द्वारा पूरे नहीं किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि भारत पर जब भी कोई संकट आया और अत्याचार बढ़ा तो हमारे धर्म और संस्कृति में कहा जाता है कि भगवान मानव के रूप में अवतार लेते हैं। उन्होंने कहा है कि भगवान राम ने मानव रूप अवतार लिया था और राक्षस रावण को मारकर और अन्य बुरी शक्तियों को हराकर और लोगों की रक्षा करके राम राज्य की स्थापना की थी। मंत्री ने कहा है कि जब कंस के अत्याचार बढ़े तो भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और उनकी क्रूरताओं को समाप्त कर दिया, जिससे आम लोगों को राहत मिली है। उन्होंने कहा है कि इसी तरीके से जब कांग्रेस के अत्याचार बढ़े, भ्रष्टाचार, जातिवाद बढ़ा, देश की संस्कृति नष्ट हो गई और चारों ओर निराशा का माहौल व्याप्त हो गया, तब नरेंद्र मोदी का जन्म इसे खत्म करने के लिए हुआ है। उन्होंने कहा है कि भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्व गुरु बन रहा है, जिन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है और आम लोगों का कल्याण भी सुनिश्चित किया है। पीएम मोदी ने असंभव कार्य किए हैं, इसलिए वे भगवान के अवतार हैं। पटेल ने कहा है कि ये असंभव कार्य है जिन्हें एक आम आदमी पूरा नहीं कर सकता है। यदि संभव हो तो ये 60 साल में हो सकता था। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी एक अवतार के रूप में यानी कि भगवान पैदा हुए हैं और उन्होंने असंभव कार्य किए हैं। ये भगवान के अवतार हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पटना विश्वविद्यालय द्वारा बीएड एवं नए सत्र में सेमेस्टर सिस्टम लागू करके फीस बढ़ोतरी करने समेत विश्वविद्यालय के अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर मंगलवार को छात्रों ने जोरदार हंगामा किया है। यह सीनेट की बैठक के खिलाफ संयुक्त छात्र संगठनों का पटना यूनिवर्सिटी शताब्दी द्वार पर प्रदर्शन किया गया। जब विरोध जता रहे विद्यार्थियों ने कहा कि फीस वृद्धि में बड़ी समस्या है। बीएड फीस को अचानक से 1800 रुपये से बढ़ा करके 1.5 लाख रुपये किया गया और जब छात्रों ने विरोध किया तो फिर उसे 25,000 रुपये कर दिया गया। ये पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक है, गैर कानूनी है और विद्यार्थियों को लूटने वाला फीस है। इसके खिलाफ सभी छात्र संगठन एकजुट हैं। उन्होंने कहा है कि शिक्षा देना सरकार का काम है, शिक्षा को सरकार ने किराना दुकान बना लिया है। आक्रोशित विद्यार्थियों ने कहा है कि हम अपने हक अधिकार के लिए राजभवन, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के खिलाफ
अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अगर सरकार ने फीस वृद्धि वापस नहीं लिया तो सभी छात्र संगठन एकजुटता के साथ इसके खिलाफ अपना विरोध और ज्यादा तेज करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि पटना में जहरीली शराब से मौत के बाद नीतीश कुमार चौतरफा घिर गए हैं। जब विपक्ष के साथ ही उनके सहयोगी दल की नेता भी उनको निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन अकेले पड़े नीतीश कुमार को अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का सहारा मिल गया है। AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा है कि वे शुरू से ही नीतीश कुमार के आलोचक रहे हैं, लेकिन वे नीतीश कुमार की शराबबंदी कानून का पूरा समर्थन करते हैं। अख्तरुल ईमान ने शराबबंदी के समर्थन में महात्मा गांधी के एक कथन का उदाहरण भी दिया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत में जब शराबबंदी से ताल्लुक बापू से राय ली गई तो उन्होंने कहा था कि शराबबंदी होनी चाहिए। इस पर लोगों ने कहा है कि इससे टैक्स की बहुत हानि होगी। या शराबबंदी की आमदनी से स्कूल और अस्पताल चलते हैं, तो इस पर बापू ने कहा है कि भले बच्चे बीमार पड़ जाए और अशिक्षित रह जाए, पर शराब पीने की इजाज़त नहीं देंगे हम। अख्तरुल ईमान ने शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश कुमार की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि इससे गरीबों की परिवार की हालात सुधरी है, सभ्य समाज में शराब पीकर नाचने का कल्चर खत्म हुआ है, अपराध कम हुआ है, लोग अब निडर होकर के सड़क पर घूमते हैं, कोई शराब पीकर उत्पात नहीं मचाता है। नालंदा में जहरीली शराब से मौत मामले पर AIMIM की नेता ने कहा है कि पहले जब शराब बिकती थी तब भी जहरीली शराब से मौतें होती थी। मिलावट तो हर चीज में है। क्या शराबबंदी कानून में ढील देने से शराब से होने वाली मौत कम हो जाएगी? अभी कम से कम लोगों में डर तो है। मैं समीक्षा और संशोधन की जरूरत नहीं समझता, बल्कि और सख्त होनी चाहिए कानून। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गांव में कार्यरत 8,462 पैक्स अब बैंक की तरह किसानों को सुविधा देगी। सभी पैक्स को कोर बैंकिंग सेवा से जोड़ा जाएगा। इसके बाद यहां माइक्रो ATM सिस्टम की शुरुआत हो सकेगी। बिहार के सभी पैक्स कोर बैंकिंग सर्विस शुरू करेंगे। शुरुआती चालू वित्तीय वर्ष से पहले चरण में 294 पैक्सों को कोर बैंकिंग सर्विस से जोड़कर की जाएगी। इसके लिए सहकारिता विभाग द्वारा प्रति पैक्स 3,40,000 रुपए का आवंटित किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कटिहार में कुदरत का करिश्मा देखा गया है। दरअसल महिला ने एक अद्भुत बच्चे को जन्म दिया है, जिसे लेकर इलाके में चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। लोग दूर दराज से इस अनोखे बच्चे को देखने के लिए आ रहे हैं। इस करिश्मा को देखकर लोग कलयुग में भगवान के अवतार के रूप में भी देखने लगे हैं। कुदरत की करिश्मा कटिहार सदर अस्पताल के प्रसूति विभाग में नवजात बालक के जन्म को देखकर बताया जा रहा है। मामला कटिहार के मुफस्सिल थाना इलाके की हफलागंज गाँव से, जहाँ एक माँ ने परसों के दौरान 4 हाथ 4 पैर के स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। आपको बता दूं कि अद्भुत बालक और मां दोनों स्वस्थ हैं। जहां वही नवजात के पिता ने जानकारी देते हुए बताया है कि कई बार अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में इन कठिनाइयों को लेकर कभी कोई जिक्र ही नहीं किया गया था। सदर अस्पताल के डॉक्टर शशिकरण ने कहा है कि इसे अद्भुत बालक नहीं, फिजिकली दिव्यांग कहना चाहिए। जब गर्भावस्था या फिर गर्भधारण के दौरान किसी कारणवश ऐसे बालक का जन्म हुआ है, ऑपरेशन के जरिए इस नवजात का जन्म संभव हो पाया है। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर बिहार प्रमुख शहरों में से एक और मिथिलांचल की हृदय स्थली माने जाने वाले शहर दरभंगा में हवाई अड्डे के विकास के रास्ते खुल गए हैं। दरभंगा एयरपोर्ट पर सिविल एनक्लेव और रनवे विस्तार योजना को सरकार की ओर से हरी झंडी मिलते ही शहर और फिर इससे सटे इलाकों की आर्थिक तरक्की की राह खुलने की संभावना है। इसको देखते हुए सरकार की नोडल एजेंसी यानी कि ADRI ने एक बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। दरभंगा एयरपोर्ट के लिए 78 एकड़ जमीन अधिग्रहण के बाद इस क्षेत्र पर कैसा सामाजिक प्रभाव पड़ेगा। ADRI ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि दरभंगा एयरपोर्ट के विकास से न सिर्फ इस पूरे शहर की तरक्की की द्वार खुलेगी, बल्कि हवाई अड्डे से सटे इलाकों का औद्योगिक और फिर सामाजिक विकास भी होगा। दोस्तों 2 दिन पहले अफगानिस्तान में 2 धमाकेदार भूकंप आए, जब दोनों भूकंप में दर्जनों लोगों की मौत हो गई है। जहां अफगानिस्तान के पश्चिम में स्थित बगदिश प्रांत में सोमवार दोपहर को 2 बार आए भूकंप के झटके से तुर्कमेनिस्तान से सटा यह सीमावर्ती इलाका बुरी तरीके से हिल उठा और इसके कारण हुए हादसों में अब तक 26 लोगों की मौत हो गई है। एक स्थानीय अधिकारी ने यह जानकारी दी है। जहां अधिकारियों ने आशंका जताई है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि भूकंप से प्रभावित हुए दूर दराज के गाँव में अभी भी राहत एवं बचाव कार्य जारी है। जब प्रांत के संस्कृति एवं सूचना विभाग के प्रमुख बास मोहम्मद सरवर ने बताया है कि भूकंप के कारण हुई तबाही में कई घर ढह गए।
दोस्तों बात करते हैं कि केरल के रहने वाले एक पेंटर की किस्मत उस पर मेहरबान हुई है। जब पेंटिंग का काम करने वाले एक अधेड़ शख्स को 12 करोड़ की बम्पर लॉटरी लगी है। पेंटर ने सोमवार को राज्य सरकार की क्रिसमस न्यू ईयर बम्पर लॉटरी में यह शानदार रकम जीती है। कुडायमपडी निवासी पेंटिंग मजदूर सदानंद ने राज्य सरकार की क्रिसमस न्यू ईयर बम्पर लॉटरी में 12 करोड़ रुपए जीते हैं। 12 करोड़ की लॉटरी जीतने वाले सदानंद ने कहा है कि लॉटरी में मिली इस रकम से मैं अपने बच्चों के भविष्य का ख्याल रखूंगा। दोस्तों बात करते हैं कि पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में इस पार्टी से छुटकारा पाना 1947 से बड़ी आज़ादी होगी, क्योंकि वे देश को बांटना चाहते हैं। जब महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में पीडीपी की आदिवासी युवा सम्मेलन में कहा कि यूपी में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए भाजपा नेता औरंगजेब और बाबर को याद कर रहे हैं। आज हमें भाजपा से छुटकारा पाने का मौका मिला है। महबूबा मुफ्ती ने विकास कार्यों के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ये दिखाएं कि कहां विकास हुआ है। मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है। मौजूदा हालात में लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उन्हें पता नहीं है कि कल जीवित रहेंगे या नहीं। दोस्तों बात करते हैं कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार का बजट पेश करेगी। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट होगा। जहां आने वाले बजट को लेकर तमाम सेक्टर्स की अपनी नई उम्मीदें हैं। कोरोना महामारी के दौर में हेल्थ केयर सेक्टर काफी अहम हो जाता है। ऐसे में बजट में हेल्थ केयर सेंटर की ओर खास ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। CNBC आवास की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार हेल्थ इंफ्रा के बजट में इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा फोकस रहेगा कि देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह आधुनिक बनाया जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी के दौर में केंद्र सरकार हेल्थ केयर के बजट में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी कर सकती है। पिछले बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2,38,000 करोड़ रुपए आवंटित किया था, लेकिन इस बार इसमें बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से एक खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि पटना में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही साथ पटना के अलग अलग इलाकों में जिला प्रशासन द्वारा मास्क की जबरदस्त चेकिंग की जा रही है। खबर के अनुसार पटना में कल बिना मास्क के घूमने वाले 1500 लोगों पर जुर्माना लगाया है। जहां गाड़ी चेकिंग के दौरान 832 लोग ऐसे पाए गए हैं जो बगैर मास्क के गाड़ी चला रहे थे। जहां इन लोगों पर भी जुर्माना लगाया गया है। पटना में बिना मास्क के गाड़ी चलाने वाले लोगों की गाड़ियां भी जब्त की गई है। जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत आज भी पटना के अलग अलग इलाकों में मास्क की चेकिंग की जाएगी और मास्क नहीं लगाने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी। वहीं पटना में अगर कोई दुकानदार या फिर ग्राहक बिना मास्क के खरीदारी करते हैं दिखाई देते हैं तो जिला प्रशासन की टीम दुकानें सील कर देगी। दोस्तों क्या आपको पता है कि अभी बिहार में शादी विवाह को लेकर गाइडलाइंस क्या है? अगर नहीं पता है तो चलिए हम आपको अभी बताने जा रहे हैं विस्तार से। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार ने कोरोना के कारण शादी विवाह में सीमित लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी है। यानी कि धूम धड़ाके के साथ आप शादी विवाह का आयोजन नहीं करा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जहां आपको बता दूं कि 21 जनवरी तक के लिए जारी बिहार सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार सिर्फ 50 लोगों को ही शादी समारोह में भाग लेने की अनुमति दी गई है। हालांकि 21 जनवरी के बाद भी इसमें छूट की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। खबर के अनुसार बिहार के सभी जिलों में कोरोना तेजी के साथ पैर पसार रहा है। हर दिन हजारों की संख्या में लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, जिसके कारण बिहार सरकार कई तरह के प्रतिबंध लगा रही है, जिससे कई लोग अपनी शादियां कैंसिल भी कर रहे हैं। आपको बता दो कि बीते 2 साल से कोरोना संक्रमण के कारण बिहार में शादियां फीकी पड़ गई है। इस साल भी कई तरह की पाबंदियां लगी हुई है। आप शादी में 50 से ज्यादा मेहमान नहीं बुला सकते हैं। या साथ ही साथ डीजे बारात आदि निकालने पर भी रोक लगी है। अगर आपके घर में शादी है तो फिर शादी से 3 दिन पहले अपने नजदीकी थाने में आपको आवेदन देना होगा, तभी आप शादी का आयोजन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि शराबबंदी को लेकर अभियान चला रही पूर्णिया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पूर्णिया पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्कर रैकेट के सरगना समीतुल्लाह को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि समीतुल्लाह पड़ोसी देश बर्मा से नशीली दवाई मंगाता था, जहां वह अन्य माफियाओं के साथ मिलकर नकली शराब बनाकर उसे पूर्णिया और बिहार के कई जिलों में सप्लाई कर देता था। जहां जिला पुलिस और मद्य निषेध विभाग पटना की टीम ने गुप्त सूचना पर समीउल्लाह को 82 थाना क्षेत्र के दलकोला में स्थित पूर्णिया मोड़ से गिरफ्तार किया है। जब पुलिस जब छापेमारी करने पहुंची तो फिर समीतुल्लाह और उसके भाइयों ने उससे हाथापाई की और फिर मारपीट की। इस घटना में 2 पुलिसकर्मियों को चोट भी लगी है। मिली जानकारी के मुताबिक समीतुल्लाह बर्मा से टैबलेट मंगाता था, जिसमें नशीली और फिर ताड़ी जैसा शराब बनाया जाता था। जहां इस तरह की जहरीली शराब पीने के कारण ही बिहार में आए दिन लोगों की मौतें हो रही है। समीतुल्लाह की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही दरभंगा पुलिस भी पूर्णिया सदर थाना पहुंची और फिर उसके अपने साथ ले जाने की कवायद शुरू कर दी।
दोस्तों बिहार में एक ऐसा घड़ी है जो धूप से चलती है, लेकिन उसमें कोई भी सोलर पैनल नहीं लगा हुआ है ना, हैरानी की बात। और ये घड़ी 150 साल पुरानी है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं विस्तार से। आप बोर्ड पर साफ साफ पढ़ पा रहे होंगे कि इसकी स्थापना 150 साल पहले यानी कि 1871 ईस्वी में की गई थी। दरअसल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोन नहर प्रणाली बनाने के दौरान यांत्रिक कार्यशाला में मजदूरों को समय देखने के लिए ये सनलाइट वॉच की स्थापना की थी। ये घड़ी आज भी यथावत समय बता रही है, यानी कि आज भी समय बता रहे हैं। तो चलिए इसके परिसर के अंदर बात करते हैं कि आखिर इसके परिसर के अंदर है क्या। तो ये डेहरी के निकट सिंचाई विभाग का परिसर है। यही इस चबूतरे पर यह धूप घड़ी है। इसमें एक धातु की प्लेट लगी हुई है जो रोमन में पत्थर पर लिखी गणना आज भी आसानी से पढ़ी जा सकती है। हर आधे घंटे के अंतराल में सही समय दिखाती है। सूर्य की किरण फूटने से डूबने तक अगर आकलन किया जाए तो आधे घंटे का भी डिफरेंस नहीं दिखता है। जी हाँ, कुछ साल पहले इस धूप घड़ी के आसपास एक छोटी सी बाउंड्री कर दी गई है। दुखद यह है कि यहाँ साफ सफाई की कोई भी व्यवस्था नहीं है, जहाँ रख रखाव के अभाव में इसकी स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। धूप घड़ी का चबूतरा भी दरकने लगा है। हालांकि आज भी ये घड़ी सही समय दे रही है। जहाँ बताया जाता है कि इसे भौगोलिक स्तर पर पृथ्वी की घूर्णन गति से मैच किया गया है। यहाँ एक पुराना बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ लोग इस बोर्ड को देखकर जान जाते हैं कि यहाँ पर प्राचीन धूप घड़ी बनी हुई है। इस ऐतिहासिक धरोहर आने वाले पीढ़ियों के लिए संरक्षित किए जाने की जरूरत है। यहाँ के स्थानीय राहुल चौधरी बताते हैं कि दूर दराज से लोग इसे देखने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन इसकी खस्ता हालात को देखना दुखद है। दोस्तों बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो तेजी से वायरल होते देखे गए हैं जिनमें किसी दूसरे प्रजाति के जानवर को अन्य प्रजाति के जानवरों के बच्चे को पालते देखा गया है। अक्सर ऐसे मामले में बंदरों या फिर चिंपैंजी को दूसरे प्रजाति के बच्चे की देखभाल करने के लिए चुना जाता है। लेकिन अब इन मामलों में डॉगी भी पीछे नहीं है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक डॉगी को बाघ के बच्चों को अडॉप्ट करते देखा गया है। ये वीडियो काफी मार्मिक है, जिसमें एक फीमेल डॉगी को बाघ के बच्चों पर अपनी ममता लुटाते देखा गया है। इसे सोशल मीडिया यूजर्स काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर डॉगी को इस तरह बाघ के बच्चों को प्यार करने के लिए काफी सराहना मिल रही है। वीडियो को सोशल मीडिया पर नेचुरल ब्यूटी नाम के इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है, जो आप भी अपने मोबाइल स्क्रीन पर यह वीडियो देख रहे हैं, जिसमें एक फीमेल डॉगी को चिड़ियाघर के बाघ के 3 बच्चे के बीच घेरा देखा जा सकता है। जब वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें बाघ के बच्चे उस डॉगी पर हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि उससे अपनी परवरिश के लिए मां के दूध की कमी को पूरा कर रहे हैं। वही डॉगी को पूरी शांति से उनके बीच देखा जा सकता है। डॉगी शांत होकर सभी को अपना दूध पिलाते हुए उनकी मां की तरह ही उन पर ममता का प्यार लुटाती दिख रही है। जब वीडियो देखकर सोशल मीडिया यूजर्स काफी हैरान है। दोस्तों अब खबर बिहार के भागलपुर जिले से है। यहाँ सादे कपड़े निरीक्षण करने निकले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि एसएसपी को जोगर थाने के एसआई ने जमकर फटकार लगाई है। दरअसल एसएसपी ने उनसे बाइक चोरी होने की बात कही थी, जिस पर जोगस ओपी में तैनात एसआई हित नारायण ने उन्हें आम आदमी समझ लिया। एसआई ने आम आदमी की तरह ही एसएसपी बाबूराम को हरकाते हुए अशोभनीय व्यवहार किया है उनके साथ। एसएसपी बाबूराम हाल ही में ट्रांसफर के बाद बीती रविवार को सादे कपड़े में थानों के निरीक्षण पर निकले थे। निरीक्षण के दौरान एसएसपी जोगसर थाने पहुंचे। इस दौरान एसएसपी ने थाने के एसआई से कहा कि मेरी बाइक थाने के सामने से चोरी हो गई है, मुझे इसकी रिपोर्ट लिखवानी है। इस पर वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने कहा कि तुम ज्यादा हीरो मत बनो, तुम काहे बोल रहे हो, कहीं और बाइक छोड़कर आए हो और कह रहे हो कि थाने के बाहर से बाइक चोरी हो गई है। उस वक्त थाने में एसआई हित नारायण और फिर सिपाही धर्मेंद्र कुमार मौजूद थे, लेकिन एसएसपी के थाने पहुंचने की जानकारी इसी बीच थाना अध्यक्ष अजय अजनबी को मिल गई कि खुद एसएसपी थाने में पहुंचे हैं। वे भागे भागे थाने में पहुंचे। जब वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को खरी खोटी सुनाते हुए जानकारी दी कि रिपोर्ट लिखवाने आए शख्स कोई और नहीं बल्कि एसएसपी साहब है। इस बात का पता चलते ही सभी के होश उड़ गए। थाने के सूत्रों के अनुसार सर्द रात की कनकनी में भी पुलिसकर्मियों के माथे पर पसीना आ गया था। जब थाना अध्यक्ष अजय अजनबी सभी पुलिसकर्मियों को लेकर सोमवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचे, काफी देर तक बाहर खड़े रहने के बाद सभी को तलब किया गया। एसएसपी बाबूराम ने पुलिसकर्मियों से कहा है कि आम जनता के साथ थाने में इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। ऐसे पुलिसकर्मी पदाधिकारी और कर्मियों को बर्खास्त किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के बने 6 साल बीत गए हैं, पर भागलपुर शहर अभी भी स्मार्ट नहीं बन सका है। टेंडर की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। इतने दिनों में स्मार्ट सिटी का एकमात्र काम पूरा हो पाया है। हालांकि अभी स्मार्ट सिटी लिमिटेड 920 करोड़ का टेंडर कर चुका है। शहर में 950 करोड़ से स्मार्ट सिटी का काम होना है। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों का दावा है कि 2023 तक स्मार्ट सिटी का काम पूरा हो जाएगा। लगातार 3 स्तर पर हो रही समीक्षा के कारण स्मार्ट सिटी के काम में थोड़ी गति आई है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी पर सख्त निर्देश के बाद पुलिस कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन शराब बेचने वाले और पीने वाले लोगों में इसका असर कुछ भी खास देखने को नहीं मिल रहा है। नालंदा में जहरीली शराब कांड इसका उदाहरण है। बड़ा सवाल यह है कि पुलिस सख्त है और शराबबंदी है, तो आखिर शराब आ कहां से रही है? किसकी गलती की वजह से जिलों में शराब की खेप पहुंच जाती है? यही नहीं, कटिहार से जो खबर सामने आई है वह भी चौंकाने वाली है, जहां सदर अस्पताल परिसर में दर्जनों अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद हुई है, जिससे लगता है कि कटिहार सदर अस्पताल शराबियों का अड्डा बन गया हो। इस बारे में जब अस्पताल प्रबंधक से पूछताछ किया गया तो उन्होंने भी गोल मटोल जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ते दिखे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी सदर अस्पताल परिसर में शराब की दर्जनों खाली बोतलें फेंकी गई थी, जिस पर उत्पाद अधीक्षक ने खुद घटनास्थल का दौरा करके जांच टीम बनाई थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। अब दोबारा सदर अस्पताल परिसर में शराब की खाली बोतलों का मिलना अस्पतालों पर ही इसके सेवन का शक जाहिर होता है। दोस्तों बात करते हैं कि पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने भगवत मान के नाम पर मोहर लगा दी है। वहीं पंजाब में सीएम चेहरे बनने के बाद भगवत मान ने कहा कि पंजाब कई समस्याओं से जूझ रहा है, युवाओं को रोजगार देने पर हमारा फोकस रहेगा, राज्य में माफिया राज खत्म होगा। उन्होंने कहा कि मैं एक मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता हूं, यहां पहुंचने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। हम लोग जनता के आशीर्वाद से 2/3 के अंतर से सीट जीतेंगे। दोस्तों खगड़िया जिला का एक गांव है गांधीनगर इत्मादी। 400 घरों का ये भागता हुआ गांव है। 1986 से कोसी नदी का प्रकोप यहां जारी है। गांधीनगर के जयराम शर्मा कहते हैं कि 1986 में पहली बार कोसी के प्रलयकारी कटाव से ग्रामीणों को विस्थापित होना पड़ा। जहां मेरा घर भी कोसी में समा गया, दूसरी जगह घर बनाया, तब से सिलसिला अभी तक जारी है। अब तक 7 बार गांव उजड़ चुका है, जहां उजड़ कर उटपुट हो चुका है। 2021 में फिर से कटाव का तांडव शुरू हुआ है। बीते साल प्राथमिक विद्यालय गांधीनगर का पुराना 2 मंजिला भवन कोसी नदी के कटाव की भेंट चढ़ गया। नए भवन से कुछ ही दूर पर कोसी बह रही है और रुक रुक करके कटाव भी कर रही है। यहाँ के मुखिया हिटलर शर्मा ने कहा है कि 1987 में भी जबरदस्त कटाव हुआ। 1986-87 से 2014 तक 7 बार गांधीनगर इत्मादी का भूगोल बदल रहा है। 2014 के बाद कोसी ने राहत बख्शी, लेकिन 2021 से फिर से कोसी रौद्र रूप में है। दोस्तों बात करते हैं कि मेरा गांव मेरी धरोहर ऐप के जरिए अब कॉमन सर्विस सेंटर गांव के बिखरे धरोहरों को सहेजेगा। हर गांव का सर्वे करके धरोहरों को केंद्र सरकार तक पहुंचाएगी, जब फिर हर गांव यानी कि उसकी धरोहरों को कोई भी कहीं से भी देख और जान सकेगा। इससे आने वाले समय में गांव की संस्कृति को भी नई पहचान मिलेगी। इसके लिए कला संस्कृति मंत्रालय में CSC को जिम्मेदारी दी है। CSC जिला के हर गाँव में जाकर के धरोहर की जानकारी एकत्रित करके ऐप पर डालेगी। सर्वे के दौरान गाँव के अपनी धरोहर, संस्कृति, विशेषता, रहन सहन की भी जानकारी देंगे। उनका भी नाम और फोटो के साथ वीडियो को ऐप पर अपलोड किया जाएगा। धरोहर के साथ ऐप सामाजिक कार्य और सुविधाओं के लिए भी जानकारी देगी। देश में पहली बार इस तरह का सर्वेक्षण हो रहा है। CSC ने जिला इकाई का काम भी शुरू कर दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि कटिहार में बीती रात भीषण आगजनी में 2 परिवार के 2 घर जलकर राख हो गए हैं। वहीं इस आगजनी से लाखों रुपए नुकसान हो गया है। बताया जा रहा है कि कटिहार में आगजनी में एक मवेशी भी जला है। ये घटना कटिहार जिला के फलका थाना क्षेत्र के मोरसंडा तेराड़ी गांव टोला की है। कटिहार के फलका थाना क्षेत्र के मोरसंडा तेरासी टोला गांव में आगजनी में 2 घर जलकर के राख हो गए हैं। वहीं अभी तक आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों के प्रयास से आग पर काबू पाया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।